हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ईबीसीएल। ईबीसीएल आपको पता है कि मेरी मैं बोलूँ तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों को ईबीसीएल के करा दिए और जितने भी बचे हुए मैं आप लोगों को करा रही हूँ जो कि आप लोग के अटैम्प्ट्स में बहुत काम आएंगे। आने वाले अटैम्प्ट्स में बहुत जल्दी से आप लोगों को काम आने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोगों ने सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो देखो और उसमें जितने भी चैप्टर्स है उसको पढ़ो। अगर 1 से 2 बार आप लोगों ने वीडियोस देख ली तो आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे। मेरे कंटेंट में आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलेगा, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीएसआई मॉड्यूल ही मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका मतलब आप लोगों के पास पूरा कंटेंट है। अगर आप लोग का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दिवाली का टाइम है, ठंड का टाइम है, लगाओ ईयरफोन और वीडियो सुनो 2-2 बार और फिर आप लोग का वैसे ही रिवीजन हो जाएगा। गाइस हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है उसके मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डेफिनेशंस वगैरह के बारे में पढ़ाया था। पार्ट 2 में मैंने पैकिंग के बारे में बताया था कि प्री पैक कमोडिटी क्या होती है और टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या होती है। गाइस वो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो जाके देखो फिर आके पार्ट 3 देखना। आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 तो वो देखते हैं। अप्रूवल ऑफ मॉडल। देखो गाइस आप लोग को पता है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट किससे गवर्न करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मॉडल्स। ठीक है, अब काय के मॉडल्स? मैम मॉडल्स काय के, जरा ये तो बताओ। तो वेट एंड मेजरमेंट के मॉडल्स, वेट एंड मेजरमेंट के मॉडल। तो वेट एंड मेजरमेंट के मॉडल्स को क्या होता है कि अप्रूवल कराना पड़ता है। लाइक अगर मुझे मान लो कि कोई ऐसी मशीन बनानी है जो कि पेट्रोल पंप की आज तक नहीं आई है। लाइक आज तक इंडिया में ऐसी कोई पेट्रोल पंप की मशीन नहीं है जिसमें आप खुद पेट्रोल भरो और खुद जाओ। इंडिया के बाहर चलती है लेकिन इंडिया में नहीं है। या फिर आज तक बाट जो है सब्जी तोलने का बाट 1 किलो का आया है, 2 किलो का आया है, 3 किलो का नहीं आया। अब मैं चाहती हूँ मैं 3 किलो का बनाऊँ। तो पहली पहली बार कोई मैन्युफैक्चरर क्या बनाना चाहता है? नया वेट एंड मेजर बनाना चाहता है तो उसको अप्रूव तो कराना पड़ेगा। तो देखते हैं। एवरी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग एनी वेट एंड मेजर shall seek the approval of model of weight and measure in prescribed manner on payment of prescribed fee and from prescribed authority। prescribed authority के पास जाना पड़ेगा, आपके पास प्रिस्क्राइब फॉर्म फाइल करना पड़ेगा प्लस प्रिस्क्राइब फी देनी पड़ेगी अगर पहली बार कोई चीज इंडिया में आई है तो। However, approval of model may not be required in respect of cast iron, brass, bullion, carat weight or any beam scale, length measure which are ordinarily used in retail trade for measuring textile, capacity measure which are ordinarily used in retail trade for measuring textile, timber, measuring exceeding not liter in capacity which are ordinarily used in measure in liquid। जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा है तो ऑयल को मेजर करने के लिए वो जो लीटर आता है 1 kg का आता है, 1 लीटर का आता है, 2 लीटर का आता है, 5 लीटर का आता है। तो जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसको दोबारा अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आप पहली बार ला रहे हो, लाइक 3 किलो का बाट में पहली बार ला रहे हो, पहली बार मुझे मेजर करना सीखना है उसको 3 किलो के बाद, तो पहली बार अगर कोई चीज आ रही है तो उसको अप्रूव कराओ वरना जरूरत नहीं है। that any model of weight and measure has been approved outside India। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था जो वेट एंड मेजर है ना वो इंडिया का भी वही है और इंटरनेशनल भी वही है। जो इंडिया का 1 किलो है वो इंटरनेशनल भी 1 किलो है, जो इंडिया का 1 किलो है वो इंटरनेशनल भी 1 किलो है। तो जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है इंडिया के बाद वो दोबारा इंडिया में अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ते हैं। दैट एनी मॉडल of weight and measure have been approved outside India which conform to the standard established under this act। तो उसको अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। प्रोहिबिशन, अच्छा एक बार टॉपिक वापस पढ़ लेते हैं। अप्रूवल ऑफ मॉडल। तो पहली बात तो अगर कोई भी चीज आप पहली बार इंडिया में बना रहे हो या पहली बार इंडिया में ला रहे हो, पहली बार इंडिया में बना रहे हो या पहली बार इंडिया में ला रहे हो तो आपको उसको अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड है इंडिया में तो अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है।
अगर बाहर ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो भी अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर, रिपेयर, सेल एनी वेट एंड मेजर विदाउट लाइसेंस। अगर आप लोगों को वेट एंड मेजर बनाना है, अगर वेट एंड मेजर बनाना है, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। बिजनेस चलाना है तो बिजनेस का लाइसेंस लेना पड़ता है ना। ऐसे ही कोई वेट एंड मेजर बनाने हैं तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस नहीं लिया तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते वेट एंड मेजर को, ना ही उसको रिपेयर कर सकते हो, ना ही उसको सेल कर सकते हो। क्लियर? तो तीन चीजें, मैन्युफैक्चर, रिपेयर, सेल। मैन्युफैक्चर, रिपेयर, सेल तीनों ही नहीं कर सकते अगर लाइसेंस नहीं है तो। अच्छा, अगर मैम मैं मैन्युफैक्चर भी करूँ और मैं रिपेयर भी करूँ तो मुझे दो लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं मैन्युफैक्चर भी कर रहा हूँ, मैं रिपेयर भी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे दो लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, वहां पे आपको एक लाइसेंस भी चलेगा। अच्छा मैम एक बात बताओ, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री डालता हूँ राजस्थान में, एक फैक्ट्री डालता हूँ राजस्थान में, एक फैक्ट्री डालता हूँ मुंबई में, तो क्या मुझे दो अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आप एक लाइसेंस में भी काम चला सकते हो। पढ़े लैंग्वेज? Section 23 of the Act provides that no person shall manufacture, repair, sell, offer, expose or propose for repair, sell any weight and measure unless he hold a license issued by controller. जब तक वो लाइसेंस नहीं लेता तब तक वो ये काम नहीं कर सकता। वापस पढ़ रही हूँ एक बार, लैंग्वेज देखो। Section 23 of the Act provides that no person shall manufacture, repair, sell, offer, expose or propose, repair, sell any weight and measure which he hold a license issued by the controller. However, no license to repair shall be required by the manufacturer for repair its own weight and measure. आप जो बना रहे हो ना, आपके जो वेट एंड मेजर बना रहे हो ना, आप उसी को रिपेयर कर रहे हो। मान लो कई कंपनीज होती है जो अपनी मशीन्स बनाती है और अपनी मशीन्स को ही रिपेयर करती है, तो अपनी मशीन्स को बनाती है और अपनी मशीन्स को रिपेयर करती है, तो उनको दो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरों की भी रिपेयर कर रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखो साफ साफ लिखा है, हाउएवर नो लाइसेंस टू रिपेयर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर फॉर रिपेयर ऑफ इट ओन वेट एंड मेजर इन द स्टेट अदर देन स्टेट मैन्युफैक्चर बाय द सेम। तो अगर आप अपना ही बनाया हुआ अपना ही रिपेयर कर रहे हो तो दो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो वापस बता रही हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चर को ना तो रिपेयर करेगा, ना सेल करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा, ना रिपेयर करेगा, ना सेल करेगा किसी भी वेट एंड मेजर को, अनलेस ही होल्ड द लाइसेंस फ्रॉम द कंट्रोलर। लेकिन अगर वो अपने ही बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर कर रहा है तो उसको दोबारा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, हमें क्या मेंटेन करके रखना है? रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। देखते हैं, शैल मेंटेन रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जब हमारा कंट्रोलर, मान लो उसको हम पे कभी शक हो जाता है और वो आके चेक करना चाहता है, तब आप उसको दिखा सकते हो। एक बार वापस देख लो, मैन्युफैक्चर को रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मेंटेन रखने हैं, अगर कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाए तो उसको चेक कराने हैं। क्लियर? पावर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर। लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर जो होगा, जो कंट्रोलर होगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से, तो वो क्या कर सकता है? वे कभी भी हमारी प्रीमाइसेस में आएगा और इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ गलत मिला तो उसको सीज भी कर सकता है। तो पावर ऑफ इंस्पेक्शन बोलता है कि वो किसी भी चीज़ों को इंस्पेक्शन कर सकता है और साथ में सीज भी कर सकता है। डायरेक्टर, कंट्रोलर या लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, इसको क्या क्या बोल सकते हो? डायरेक्टर बोल सकते हो, कंट्रोलर बोल सकते हो, या लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर बोल सकते हो। एंटर इनटू प्रीमाइसेस फॉर सर्च एंड इंस्पेक्शन, मतलब प्रीमाइसेस में आएगा हमारी फैक्ट्री में और क्या कर सकता है? उसको सर्च कर सकता है। सीज, वेट, मेजर एंड अदर गुड, अब सर्च करते वक्त अगर कुछ गलत मिलता है, सर्च करते वक्त कुछ गलत मिलता है तो उसको क्या कर देगा? सीज कर देगा एनी वेट एंड मेजर और गुड्स को, विच में फर्निश एविडेंस, जो हमें एविडेंस के रूप में काम आ सकते हैं आगे। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट स्पीडी एंड नेचुरल डिके, डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द CRPC एक्ट 1973। मान लो आपने मूवी देखी है एक नायक,
नायक पिक्चर में जब वो अनिल कपूर क्या करता है, फैक्ट्री में रेड मारता है, तो वो क्या करता है, फैक्ट्री में रेड मारते मारते इस इंसान के सारे क्या ले लेता है, गुड्स ले लेता है, सब कुछ ले लेता है। तो मान लो सीज करते हुए अगर कुछ ऐसे गुड्स है जो कि स्पीडी है, नेचुरल डिके, लाइक टमाटर है, कुछ ऐसा अगर हम लोग को वो भी सीज करना पड़ जाता है, तो वो सीज हो जाएगा, लेकिन हम उसको बेच देंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं बेचा तो कंट्री का नुकसान हो जाएगा, तो उसको बेच देंगे। तो वापस देख लो, डायरेक्टर, कंट्रोलर, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर एंटर करेगा प्रीमाइसेस में ताकि वो सर्च कर सके, सीज करेगा वेट, मेजर और अदर गुड्स, प्रोड्यूस जो कि एविडेंस के रूप में काम आ रहे हैं, ठीक है, विच प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट स्पीडी और नेचुरल डिके है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। पावर ऑफ फोरफीचर, फोरफीचर कुछ नहीं होता, मैंने आप लोग को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में ये बताया था कि जब भी कोई चीज़ सीज होती है तो उस पर चेकिंग की जाती है, और जब चेकिंग की जाती है तो क्या होता है कि कुछ गलत मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको परमानेंटली अपना बना लेते हैं। वापस सुनो, सबसे पहले हमारा जो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर है वो प्रीमाइसेस में आया, सर्च किया, इंस्पेक्शन किया, फिर कुछ गलत मिला तो उसको सीज कर दिया। सीज करने के बाद क्या होता है, सीज करने के बाद अगर हमको लगता है कि वो गलत है, सारी इंक्वायरी होगी, उसके बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि वाकई में ये इसने कुछ गड़बड़ी की है तो उसकी चीजों को फोरफीचर किया जाएगा। तो दूसरा पावर क्या है लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर का, पावर टू फोरफीचर। देखते हैं एवरी नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड बोले तो, नॉन स्टैंडर्ड बोले तो मैम 1 किलो का बाट आता है, 2 किलो का बाट आता है, अगर उसकी प्रीमाइसेस में 3 किलो का बाट मिल गया तो, 3 किलो का बाट मिल गया तो अच्छा, तो वो क्या स्टैंडर्ड है क्या? नहीं। अच्छा ऐसे बाट बना रहा है जिसपे सील नहीं लगा रहा, अगर वो तोलने वाले ऐसे बाट बना रहा है जिसपे सील नहीं लगा रहा तो क्या वो स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, वो भी नॉन स्टैंडर्ड है। अनवेरीफाइड है, बाट आता है लोहे का, वो लकड़ी का बना रहा है, क्या स्टैंडर्ड है क्या? लकड़ी का बाट हल्का होता है, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, तो वो क्या है, वो सीज हो जाएगा, वो फोरफीचर हो जाएगा, वो हमेशा गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। कई बार लोग क्या करते हैं, बाट 1 किलो का होता है तो लोहे पे ना से छोटे छोटे छेद कर देते हैं, छेद करने की वजह से जो 1 किलो का बाट होता है वो 800 ग्राम का हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो एवरी नॉन स्टैंडर्ड और अनवेरीफाइड वेट और मेजर and every package used in the codes of in relation to trade and commerce seized under section 15, अभी पढ़ के आए, सीज हो गया वो, ठीक है, shall be liable to be forfeited to the state government, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट फॉरफिट करेगी। आप लोग नायक मूवी में देखना, वहाँ पे जो फॉरफीचर करने आता है वो सीएम होता है ना कि पीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट फॉरफिट करती है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। However, such unverified weight or measure shall not be forfeited to the state government if the person from whom such weight and measure seized get the same verified stamp within such time as may be prescribed. मान लो कोई बंदा है जो बिना स्टैम्प के वेट एंड मेजर बेच रहा है, अब उसकी प्रीमाइसेस को सर्च किया गया तो सीज कर दिया गया, सीज करने के बाद फोरफीट की बात हुई, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मेरे वेट एंड मेजर को फोरफीट ना कीजिए, मैं उसको क्या करा दूंगा, स्टैम्प करा दूंगा। वो अपनी गलती मान रहा है और टाइम टू टाइम उसको सही कराने के लिए भी बोल रहा है, तो ठीक है ना यार, छोड़ दो, है ना, पेनल्टी लगा के छोड़ दो। Every weight and measure or goods seized under section 15 but shall not forfeited shall be disposed by such authority in the prescribed manner. तो अगर आप लोगों ने उसको फोरफीट मतलब फोरफीट, कई बार क्या होता है हम उसको बेच भी देते हैं, तो वापस सुन लो, हर नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर को जो अनवेरीफाइड है उसको पहले सीज किया जाएगा, सीज करने के बाद फोरफीट किया जाएगा। अगर फोरफीट करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि वो बंदा थोड़े दिन हम उसको दे और वो सब कुछ सही करके दे देगा, तो क्या होगा, फिर हम फोरफीट नहीं करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि कई बार हम उसको सेल भी कर सकते हैं। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है डुप्लीकेसी। क्या होता है? डुप्लीकेसी मतलब डुप्लीकेट काम करना। ठीक है, तो डुप्लीकेट काम करना क्या होता है? काउंटरफीट। ठीक है, तो काउंटरफीट का मतलब होता है कोई भी चीज आपने डुप्लीकेट बना दी हो। मैम डुप्लीकेट बोले तो बेटा जो 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो का बाट होता है, वो लोहे का होता है, आपने सेम टू सेम बाट बना दिया लेकिन लकड़ी का बना दिया। लकड़ी का तो हल्का होगा, लोहे का तो भारी होता है, तो ये क्या हो गया? डुप्लीकेसी। क्या हो गया? डुप्लीकेसी। लाइक मैं बोलूँ तो जो हमारे वो 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स के बाट होते हैं, 100 ग्राम्स और 200 ग्राम्स के बाट नहीं होते कई सब्जी वालों के लिए, तो वो क्या करते हैं? पत्थर रख देते हैं।
100 ग्राम्स 200 ग्राम्स के बाट कई सब्जी वालों के पास नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, छोटे 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 पत्थर रख लेते हैं, वो भी डुप्लीकेसी है। रिजेंबल अनदर थिंग फॉर डिसेप्टिव एंड टू चीट पीपल, सेम टू सेम वैसी दूसरी नकली चीज बना दी ताकि लोगों के साथ चीटिंग कर सके। नेक्स्ट आगे देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी है 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक, मतलब आपको जेल में जाना पड़ेगा। पोशंबा भाई पोशंबा, डाकिया ने क्या किया, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल है आपको, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल है। वापस सुन लो, पहली बार गलती की तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल है, और अगर दोबारा की तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल है। आ जाते हैं नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट डायरेक्टर इन जनरल। आप मुझे बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी के पास इतना टाइम है क्या कि वो ये लीगल मेट्रोलॉजी के मैटर्स देख सके? तो मोदी जी क्या करते हैं, इतना टाइम उनके पास खुद तो नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्टर इन जनरल को अपॉइंट करते हैं। जो उनका भारतीय राजपत्र है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टर इन जनरल को अपॉइंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसमें अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है कंट्रोलर को। तो देखो, डायरेक्टर इन जनरल को कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टर इन जनरल को कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंट्रोलर को कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। वापस बोलो, डायरेक्टर इन जनरल को कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रोलर को कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो सेक्शन 52 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट से रिलेटेड सारे रूल्स बना सकती है। बस ये सेक्शन याद रख लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस सेक्शन में पावर दी गई है, सेक्शन 52 में। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो भाई सेंट्रल के पीछे ही स्टेट चलता है, तो सेक्शन 53 एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 52 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए। सेक्शन 53 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, प्लस वो कंसल्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पेनल्टी फॉर नॉन स्टैंडर्ड वेट, अगर आप लोग नॉन स्टैंडर्ड वेट यूज करते हो जो कि वेरीफाइड नहीं है, गलत नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन वेरीफाइड नहीं है, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, तो पहली बार गलती है तो 25,000 का फाइन है। पहली बार, पहला प्यार, पहली गलती तो 25,000 का फाइन। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट में 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है। अगर दोबारा गलती की, दोबारा प्यार किया तो 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ वेट, अगर आप लोगों ने वेट एंड मेजर, देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, नॉन स्टैंडर्ड, मतलब 1 किलो का होता है स्टैंडर्ड वाइज, 2 किलो का स्टैंडर्ड वाइज होता है, आपने 3 किलो का यूज किया, तो ये उसकी पेनल्टी है। अब अगर आप लोग ऑल्टर्ड कर दो, बना हुआ तो सही है 1 किलो का बाटली की, उसको तोड़ के खड्डे कर दिए, और खड्डे करने की वजह से वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम का हो गया, वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का हो गया। ऑल्टर्ड किया आपने, उसमें से कुछ खड्डे कर दिए, तो पहली बार गलती है तो 50,000 का फाइन है। पहली बार गलती है तो 50,000 का फाइन है। दोबारा गलती है तो 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल है प्लस फाइन है। 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल है प्लस फाइन है। पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, अगर बनाया गलत है, अगर नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर 3 किलो का बाट आप बना रहे हो, यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे देखो पहले बोला गया यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हो बना रहे हो, तो क्या होगा, पहली बार गलती है तो 25,000 का फाइन, पहली बार गलती है तो 25,000 का फाइन, दूसरी बार गलती है तो 3 साल की जेल है और फाइन है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, अप टू 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट है प्लस फाइन है। देखो हर एक्ट की पेनल्टीज आप लोग एकदम से याद नहीं कर सकते, तो आप लोग देख लो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। पेनल्टी फॉर वैक्सीनेशन सर्च ऑफिसर एंड डायरेक्टर आया, लेकिन आप लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। सर्च ऑफिसर आया और उसने मान लो कई बार क्या होता है कि कई सर्च ऑफिसर्स होते हैं, तो वो चेक करने के लिए आते हैं, तो चेक करने के बहाने वो क्या करते हैं, वो रिश्वत ले लेते हैं, तो उनके लिए भी पेनल्टी है, 1 ईयर की जेल है प्लस 10,000 का फाइन है। तो पेनल्टी फॉर वैक्सटर सर्च ऑफिसर अगर है तो 1 साल की जेल है प्लस 10,000 का फाइन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज OIML। इसकी फुल फॉर्म क्या, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। मैम फिर तो ये IOML होना चाहिए, IOLM होना चाहिए, IOLM क्यों नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं OIML।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। आज तक मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो 1 किलो का बाट इंडिया में 1 किलो का है वो बाहर भी 1 किलो का है। तो ऐसा कैसे है? वो इस वजह से क्योंकि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना क्या बना रखी है, मेंबरशिप बना रखी है, और जब हम उसके मेंबर हैं तो हम लोग वही करेंगे जो लोग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल लीगल मेट्रोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल लीगल मेट्रोलॉजी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल बोले तो एक कंट्री की गवर्नमेंट नहीं है, एक से ज्यादा कंट्री की गवर्नमेंट है। कब बना है? 1955 में बना है, पेरिस में बना है, फ्रांस में। क्लियर? प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, ये बोलता है कि जो 1 किलो का बाट अमेरिका में है वही 1 किलो का बाट इंडिया में होना चाहिए। प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, सेम होना चाहिए सब जगह। एंश्योर सर्टिफिकेट ऑफ मेजरिंग डिवाइस, और सबके सर्टिफिकेट में मेरा नाम होना चाहिए ताकि मैं ये एंश्योर कर सकूं कि जो अमेरिका में काम हो रहा है वही इंडिया में काम हो रहा है। गाइडलाइंस टू असिस्ट मेंबर, अपनी मेंबर्स को ये बहुत सारे हेल्प करता है, गाइडलाइंस करता है, असिस्ट करता है। देखो ये है ना, मेंबर्स को एडवाइस देता है, लेकिन इसकी एडवाइस मेंबर पे लीगली बाइंड नहीं करती। इसकी एडवाइस मेंबर पे लीगली बाइंड नहीं करती। मेंबर कंट्री सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो भी सुने। ड्रॉ अप एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन कंसर्निंग मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के हिसाब से ये बहुत सारे एक्ट्स भी बनाता है। नो लीगल अथॉरिटी टू इम्पोज सॉल्यूशन, देखो मैंने अभी भी बोला था मेंबर्स को रिकमेंड करता है, लेकिन लीगल अथॉरिटी नहीं है कि जबरदस्ती उन पे सॉल्यूशन थोपे। वापस एक बार पढ़ते हैं इसको, सारे पॉइंट्स एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल लीगल मेट्रोलॉजी, ये कब बना है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1955 में बना है, पेरिस में, फ्रांस में। ये ग्लोबल हार्मोनाइजेशन लाता है, सब जगह सेम होता है। उसके बाद मेंबर्स मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करता है, लेजिस्लेशन बनाता है, और इसमें कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ ये रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। डेवलप मॉडल रिकमेंड इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन, इसके जो लॉ बने हैं उसके हिसाब से इसने काफी सारे मॉडल्स बना रखे हैं जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, जो इंडिया में भी काम हो रहे हैं, इंडिया से बाहर भी काम हो रहे हैं। सर्टिफिकेट आर डिलीवर्ड बाय OIML वन एंड सेवरल इशूइंग अथॉरिटी, तो हर कंट्री की जो इशूइंग अथॉरिटी होती है, जैसे इंडिया की कोई इशूइंग अथॉरिटी है तो वो जो भी सर्टिफिकेट देगी वो उसके ऊपर OIML का नाम लिखा होगा। इसीलिए बोलते हैं जो चीज़ बाहर अप्रूव्ड है उसको दोबारा इंडिया में अप्रूव नहीं कराने की जरूरत है। इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर अप्रूव्ड है तो उसमें OIML लिखा हुआ है और इंडिया में भी वही मिलेगा, तो दोबारा दूसरी बार अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 सेकेंड। ये इतने सारे चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं मैंने आप लोग के। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। गाइस मैंने अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग उसको देखो, वो हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए वीडियोस। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल।